अस्सलाम वालेकुम। कैफ सिक्स आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 40। आज जो हम थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉडल। थोड़ा सा इसके थ्योरी के पॉइंट्स कुछ ज़्यादा हैं, तो आज हम इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। आपकी होम असाइनमेंट एक केस स्टडी दी गई थी, वो कल डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये आज कंप्लीट हो जाए। मॉडल है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉडल। सबसे पहले तो हम आज के टॉपिक को पहले रिलेट कर लेते हैं प्रीवियस टॉपिक के साथ। मैनेजेरियल पोर्शन हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने पढ़ा कि किस इंडस्ट्री को फोकस करना है। इंडस्ट्री की कंपेटिटिवनेस को वैल्यूएट करने के लिए हमने स्टडी किया था पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। जब हमने डिसाइड कर लिया कि किस इंडस्ट्री में एंटर होना है, नेक्स्ट हमने ये देखा कि इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजिक ग्रुप्स होते हैं। तो हमने वैल्यूएट किया कि हमारी जगह किस स्ट्रेटजिक ग्रुप में बनती है। क्या हमें किसी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजिक ग्रुप का हिस्सा बनना चाहिए या कि कोई स्ट्रेटजिक स्पेस को फिल करना चाहिए। ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर भी स्ट्रेटजिक ग्रुप को हमने पहचान लिया। फिर उसके बाद हमने ये सीखा कि कंपनी की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अब हम इंडस्ट्री के अंदर ग्रुप के अंदर एक कंपनी लेवल पे आए। हमने देखा कंपनी की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। हमने कंपनी की जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनको क्लासिफाई किया, वो चाहे एक प्रोडक्ट हो चाहे 500 प्रोडक्ट्स हो। उनकी क्लासिफिकेशन के लिए जो हमें क्राइटेरिया दिया गया वो दिया बीसीजी मैट्रिक्स ने। और उसने हमें दो चीज़ें सिखाई कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को, जो कि अमूमी तौर पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगी, बीसीजी मैट्रिक्स काम ही तब यूजफुल ज़्यादा होता है जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, उनको आपने किस तरीके से क्लासीफाई करना है और क्लासिफिकेशन के बाद आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उन प्रोडक्ट के हवाले से। तो हमने देखा कंपनी की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, बीसीजी मैट्रिक्स उनको 4 हिस्सों में, 4 टाइप्स में क्लासीफाई करता है: डॉग, क्वेश्चन मार्क, स्टार और कैश काउस। और ये जो क्लासिफिकेशन होती है ये सिर्फ 2 पैरामीटर, 2 फैक्टर्स की बेस पे होती है: मार्केट ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर, कंपनी का मार्केट शेयर कितना है। और क्लासिफिकेशन के बाद हम देखते हैं कि हमारी एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। यहां तक हमने सीख लिया। अब हम फर्दर डिटेल लेवल पे जा रहे हैं कि अब हम बहुत सी प्रोडक्ट्स को फोकस नहीं करेंगे, बल्कि किसी से एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को फोकस करेंगे कि हमने अब इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का एनालिसिस करना है। एक प्रोडक्ट पिक की। कंसेप्ट इसमें क्या है? कंसेप्ट इसमें यह है कि जो स्ट्रेटजी है किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से, हमारी बिजनेस स्ट्रेटजी है, वो टाइप के ऊपर तो डिपेंड करती ही है कि कैश काउ है या क्वेश्चन मार्क है या डॉग है या स्टार है, इसके ऊपर तो डिपेंड करती है। साथ ही साथ वो उस प्रोडक्ट के लाइफ स्पैन के ऊपर भी डिपेंड करती है कि प्रोडक्ट अपनी लाइफ के किस फेज से गुजर रही है। स्ट्रेटजी हमारी टाइप ऑफ प्रोडक्ट पे तो डिपेंड करती ही है, लेकिन साथ ही साथ उसकी एज पे भी डिपेंड करती है, फेज ऑफ लाइफ पे भी डिपेंड करती है। भैया इजाजत है कि प्रोडक्ट अपनी लाइफ के किस फेज से गुजर रही है। इसलिए कि जिस तरह आपको एग्जांपल दी थी, जिस तरह हम नेचुरल पर्सन हैं, हमारी जिंदगी के डिफरेंट फेजेस हैं, तो हमारे जो इनकम और एक्सपेंसेस हैं वो हर फेज में डिफरेंट है। चाइल्डहुड में कुछ और होते हैं, जब बच्चा होता है कुछ और होते हैं, जब नौजवान होता है कुछ और, जब मैच्योर आदमी बनता है कुछ और, फिर उसके बाद जब बूढ़ा होता है तो कुछ और। तो हर फेज में इंसान के इनकम और एक्सपेंसेस भी डिफरेंट है और मामलात जिंदगी को कैसे टैकल करना है वो स्ट्रेटजी भी डिफरेंट वे में अप्लाई कर रहा होता है। जैसे अमूमी तौर पे यंग एज पे अमूमी तौर पे स्ट्रेटजीज जो हम बनाते हैं थोड़ी अग्रेसिव होती है, टारगेट हमारे अग्रेसिव होते हैं। यंग ब्लड होता है, हाई टारगेट सेट करते हैं। लेकिन ओल्ड एज में जाके थोड़ा रिस्क अवर्स अप्रोच हो जाती है,
थोड़ा हम एहतियात से चलने वाले बन जाते हैं, स्ट्रेटजीज भी हम ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रखते, ठीक है, थोड़ा डिफेंसिव साइड पे आ जाते हैं। तो उसी तरीके से प्रोडक्ट की ज़िंदगी के भी डिफरेंट फेजेस हैं और हर फेज में जो उस प्रोडक्ट के ऊपर इनकम या एक्सपेंसेस होंगे उस प्रोडक्ट के वो डिफरेंट होंगे और दूसरे नंबर पे जो स्ट्रेटजीज होंगी हर फेज की वो डिफरेंट होंगी। हो सकता है जब प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन के फेज पे हो उस पे हमारे अखराजात ज़्यादा लग रहे हो, स्टार्ट में होता है ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी नहीं होता उस वक्त, प्रोडक्ट स्टार्ट में है, ठीक है, और उसमें हमारे इनकम और एक्सपेंसेस की नेचर डिफरेंट हो, ज़्यादा सेल भी ना होती हो और हमारी स्ट्रेटजीज हो सकता है इस स्टेज में डिफरेंट हो और जो लेटर स्टेज या मैच्योरिटी स्टेज में डिफरेंट हो। जैसे अमूमी तौर पे इंट्रोडक्शन स्टेज पे जो स्ट्रेटजीज होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ये होता है कि ये प्रोडक्ट मैक्सिमम लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे अपीयरेंस होनी चाहिए। लेकिन जब प्रोडक्ट अपने मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाती है, पता है मज़ीद इसमें ग्रोथ नहीं है, अब फोकस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे तक मैसेज पहुंचाना नहीं होता, बल्कि अब जो आप शेयर मार्केट में अचीव कर चुके हैं उसको रिटेन करना, मेंटेन करना। और जब डाउनफॉल शुरू हो जाए तो फिर हो सकता है उस वक्त स्ट्रेटजी का मकसद ये हो कि भाई बचा खुचा जितना भी प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है कर लिया जाए, उसके बाद प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर लिया जाए। तो मेन लेसन जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अप्रोच बता रही है आपके सामने रख रहा हूं, आपने यस नो करते जाना है। स्टेप नंबर 1 मेन लेसन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, हर प्रोडक्ट अपनी जिंदगी में डिफरेंट फेजेस से गुजरती है, एग्रीड। दूसरा लेसन, हर फेज में जो कॉस्ट और रेवेन्यू है ये चेंज होते रहेंगे, एग्रीड। तीसरा लेसन, चूंकि कॉस्ट और रेवेन्यू चेंज होते रहेंगे तो हमें अपने ऑब्जेक्टिव के लिहाज से हर स्टेज में स्ट्रेटजी डिफरेंट रखनी चाहिए, एग्रीड। और सबसे ज्यादा फोकस गैस कीजिए उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कंसेप्ट को जब टेस्ट करेगा सबसे ज्यादा फोकस उसका किस चीज के ऊपर होगा कि प्रोडक्ट किस फेज में है ये पहचानो और उसके लिहाज से स्ट्रेटजी बताओ। उसके लिए कभी कभी वो ये भी पूछ लेता कि इस स्टेज पे कॉस्ट कितनी तरह की होगी, उस स्टेज पे कॉस्ट कितनी तरह की होगी, कौन कौन सी कॉस्ट होगी, ठीक है, लेकिन ज्यादा फोकस उसका क्या होगा, स्ट्रेटजी के ऊपर। तो हमने आज के लेक्चर में क्या सीखना है, हमने आज के लेक्चर में 3 बड़ी चीजें सीखनी है। नंबर 1, एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में कितने फेजेस होते हैं। नंबर 2, हर लाइफ साइकिल में रेवेन्यू या कॉस्ट स्ट्रीम क्या होती है, कितनी तरह का रेवेन्यू कॉस्ट होता है, कॉस्ट बेसिकली ज्यादा हो गया। और नंबर 3, हर लाइफ साइकिल पे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये 3 चीजें सीखेंगे। क्लियर हो गया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। चलिए सबसे पहले सबसे आसान प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की डेफिनेशन और स्टेजेस देखते हैं। कहता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज ए कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ ए प्रोडक्ट। स्टेजेस ए प्रोडक्ट गोज थ्रू फ्रॉम व्हेन इट फर्स्ट एंटर्स द मार्केट until it is removed from the market। यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो स्टेजेस जो कब से कब तक, when a product first enters the market, एंट्री हुई, और when remove from the market। प्रोडक्ट मार्केट जैसे हम इस दुनिया में आने से लेके दुनिया से जाने तक मुख्तलिफ फेजेस से गुजरते हैं, उसी तरह प्रोडक्ट भी मार्केट में आने से लेके मार्केट से जाने तक मुख्तलिफ फेजेस से गुजरते हैं। इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एक वक्त था टाइपराइटर्स बहुत ज़्यादा डिमांड में थे, ठीक है, लेकिन अब टाइपराइटर वो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया, उसको रिप्लेस कर दिया। किसने रिप्लेस कर दिया, कीबोर्ड्स ने, ठीक है। अब कीबोर्ड्स जो हैं ये भी इवन आहिस्ता आहिस्ता पहले मैच्योरिटी फेज पे थे, अब डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ रहे हैं, क्योंकि वॉइस इंजन्स आ गए हैं, आप वॉइस के जरिए से इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। अब इवन आपको पता है कि आप अब मोबाइल के अंदर आप इंग्लिश टाइप भी कर सकते हैं, उर्दू टाइप भी कर सकते हैं,
लेकिन बड़ी आसानी के साथ आप वही बोल भी सकते हैं और वो बड़ा एक्यूरेटली ट्रांसलेट करता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो टाइपिंग थी, जो कीबोर्ड है वो भी खत्म हो रहे हैं और ये ऑप्शन मोबाइल में है, साथ ही साथ ये ऑप्शन कंप्यूटर में भी डिफरेंट ऐप सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं। तो याद रखिएगा, प्रोडक्ट खास तौर पे टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट और वैसे जनरली भी सारी प्रोडक्ट्स, हर प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल के फेजेस होते हैं, अमूमी तौर पे 4 फेजेस होते हैं। और जो प्रोडक्ट मार्केट में आई है किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना लाइफ साइकिल पूरा करके मार्केट से निकलना है 100% कंफर्म है। जितनी श्योरिटी के साथ हम ये कह सकते हैं ना कि जो इंसान दुनिया में आया है उसे दुनिया से जाना ही जाना है, उतनी श्योरिटी के साथ हम ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग में भी, मैनेजमेंट में भी जो प्रोडक्ट मार्केट में आई है उसे मार्केट से जाना कब है ये डिपेंड करता है। कोई इंसान जैसे चंद सालों में चले जाते हैं, कोई इंसान जो है वो हो सकता है 100-150 साल भी जिंदा रहे, मे भी कोई 150 साल भी है जो किसी की दुनिया में ऐसे पर्सन हो। तो ये हम नहीं बता सकते कब जाएगा, ये कंफर्म है कि जाएगा। तो ये हम नहीं बता सकते प्रोडक्ट कब आउट होगी, ये कंफर्म कर सकते हैं प्रोडक्ट आउट होगी, डिपेंड करता है। ठीक है, कि जैसे कुछ प्रोडक्ट्स आपको शायद साल से चलती नजर आ रही, जैसे वो जो प्रोडक्ट है वो क्या कहते हैं उसको, घोड़ा गाड़ी बोलते हैं उसको, गधा गाड़ी वगैरह, वो टांगा, वो हो सकता है पता नहीं 5-6 हज़ार साल से चल रहा हो, लेकिन अब आके अल्टीमेटली वो खत्म हो गया, अब उसकी जगह गाड़ी आ गई। मे भी आने वाले वक्त में वो गाड़ियां भी ऑब्सोलीट हो जाए, वाईफाई के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर, ये भी साइंस इतनी तरक्की कर ले। तो प्रोडक्ट्स, हाँ एक रूल है याद रखिए, एक कंसर्न मैंने आपको बताया, हर प्रोडक्ट का ये लाइफ साइकिल होगा, ये कंफर्म है। लाइफ साइकिल की ड्यूरेशन क्या होगी ये कंफर्म नहीं है, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। एक जगह पे उसने लिखा था प्रोडक्ट को जितना स्पेसिफिकली डिफाइन करेंगे ना उतनी उसकी लाइफ कम होगी, जितना जेनेरिक डेफिनेशन बताते जाएंगे उतनी उसकी लाइफ ज्यादा होगी। जैसे फर्ज कीजिए, ये कौन सा मॉडल है मोबाइल का, सैमसंग का कोई मॉडल बताते यार, आप लोगों को पता होंगे, A10। अगर आप A10 को एक प्रोडक्ट के तौर पे लेते हैं ना, इसका लाइफ स्पैन हो सकता है 6 महीने हो, लेकिन अगर आप मोबाइल को एक प्रोडक्ट के तौर पे लेते हैं, मोबाइल, इसका लाइफ स्पैन ज्यादा होगा। तो प्रोडक्ट जितना जेनेरिक वे में डिफाइन करते जाएंगे उसके लाइफ उतनी ज्यादा होती जाएगी। लेकिन हम मैनेजमेंट में याद रखें प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं। हम प्रोडक्ट से मुराद जैसे मोबाइल का एक मॉडल होगा, लैपटॉप का एक मॉडल होगा, वो हो गया प्रोडक्ट, गाड़ी का एक मॉडल वो प्रोडक्ट होगा, क्योंकि स्ट्रेटजी प्रोडक्ट के लिहाज से डिसाइड की जाती है। क्लियर जी? प्रोडक्ट के कितने फेजेस हैं? कहते हैं 4 फेजेस। अच्छा, कुछ ये देखिए साइंस तो है नहीं, तो इसमें कुछ मैनेजमेंट के लोग ऐसे हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं, कहते हैं 4 नहीं है। वो कहता है इंट्रोडक्टरी से पहले भी एक फेज होता है लैब डेवलपमेंट फेज, ठीक है, और डिक्लाइन के बाद भी एक फेज होता है विड्रॉल, डिक्लाइन के बाद भी एक फेज होता है विड्रॉल। लेकिन अमूमी तौर पे 4 फेजेस है जिन पे सारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट एग्रीड है कि हर प्रोडक्ट की लाइफ के 4 फेजेस होते हैं। कौन से फेजेस हैं? इंट्रोडक्टरी फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरिटी फेज, डिक्लाइन फेज। ये जो स्टार्ट से लेके डॉटेड लाइन के दरमियान वाला फेज है ना, ये इंट्रोडक्टरी फेज है, ये वाला फेज ग्रोथ फेज है, ये मैच्योरिटी फेज है, ये डिक्लाइन फेज है। ठीक है, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो शायद इंसान समझा ना पाए अल्फाज से, लेकिन देख के पता चल जाती है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं इंट्रोडक्टरी फेज किसे कहते हैं, ग्रोथ किसे कहते हैं, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, आपको देखे नजर आ रहा होगा। भाई प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल का वो फेज जिसमें उसके सेल्स और प्रॉफिट, जिसमें वो मार्केट में हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लोगों के अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, लोगों को उसके फीचर्स बताते हैं, ये प्रोडक्ट है, ये काम करेगी, वो है इंट्रोडक्टरी फेज। जब मार्केट तक मैसेज पहुंच जाता है, शुरू में मार्केट रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, जब मार्केट तक मैसेज पहुंच जाता है तो वो रिस्पॉन्ड करती है, जब सेल बढ़ना शुरू हो जाती है, और फिर उसके बाद मैच्योरिटी फेज पे पहुंचती है मैक्सिमम, जब वो तकरीबन सोसाइटी में जितने लोगों तक मैसेज, जितने हमारे कस्टमर थे वो सब अवेयर हो जाते हैं, खरीद लेते हैं हमारी प्रोडक्ट को, फिर मैच्योरिटी फेज आ जाता है।
मेच्योरिटी फेज में भी कुछ ना कुछ सेल चल रही होती है, मतलब पुराने सेट हमारे खराब हो रहे होंगे, नए उसकी जगह पे लोग रिप्लेस कर रहे होंगे, लेकिन नया कस्टमर नहीं बन रहा होगा। एग्जिस्टिंग कस्टमर में भी प्रोडक्ट खराब होने पे हमारी प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, सेल बढ़ रही होगी, लेकिन वहां पे इंक्रीज इन सेल का मतलब इंक्रीज इन कस्टमर हो सकता है ना हो। यह है मेच्योरिटी, वो ग्रोथ में होगा, कस्टमर भी बढ़ा, सेल भी बढ़ी, कस्टमर भी बढ़ा। फिर ये मेच्योरिटी फेज, और फिर ये क्या होगा, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता हमारी प्रोडक्ट का इस्तेमाल लोग कम कर देते हैं। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकती है। आप अगर आसान तरीन तरीके से इसको समझना चाहते हैं, अपने जहन में किसी मोबाइल का कोई भी मॉडल, उसकी एग्जांपल लें, आईफोन है, सैमसंग है, या कोई भी जो आप यूज़ करते हैं, आप देखें वो तकरीबन इसी फेज से गुजरेगा। और इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपने उस एग्जाम्पल को जहन में रखना है, मोबाइल का कोई भी मॉडल, कि इसी 4 फेज से गुजरते हैं, बिल्कुल। ठीक है, और इसमें लाजमी नहीं कि आप ये ग्राफ इसी तरीके से बनाएं, आप कोई भी ऐसा ग्राफ बना सकते हैं जिसमें स्टार्ट से इंक्रीज नहीं करना, थोड़ा सा स्टार्ट में आपका इंक्रीज हल्का होगा, क्योंकि इंट्रोडक्टरी फेज पे फौरी तौर पे सेल ज़्यादा नहीं होती, फिर सेल इंक्रीज, कांस्टेंट डिक्रीज, ये आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तैयार। और इवन ये 2 आई कैप की बुक में उसने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, ये 2 करने की भी जरूरत नहीं है, एक में ही आप कंसेप्ट बता सकते हैं। भाई जब सेल्स बढ़ जाए, आप ये देखिए ना, ट्रेंड सेम है ना, सेल्स बढ़ रही, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है, सेल कांस्टेंट है, प्रॉफिट मार्जिन भी कम है, सेल्स कम है, प्रॉफिट मार्जिन भी कम। मैच्योरिटी और डिक्लाइन फेज के, ये मैच्योरिटी फेज के दौरान ग्रोथ रेट तकरीबन 0 होगा, डिक्लाइन में वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आपका मार्केट का शेयर, उस प्रोडक्ट का मार्केट का शेयर कम है। आपने शायद नया मॉडल लॉन्च कर दिया हो, या कंपेटिटर ने नया मॉडल लॉन्च कर दिया, लोग उस तरफ मूव कर जाते हैं। अच्छा, ये अगेन वही, कुछ मॉडल ऐसे भी, कुछ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऐसा भी है, इवन देखिए, हम रेयर केसेस डिस्कस नहीं करेंगे, जो लॉन्च हुए फौरन ही डिसकंटिन्यू हो गए, ऐसे भी हैं। हाँ, सैमसंग का उसमें बाज़ का जैसे मॉडल है लॉन्च हुआ, कुछ ऐसे मॉडल भी उनमें कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट सामने आया, फौरी तौर पे डिसकंटिन्यू कर दिया उन्होंने, ऐसा भी हो सकता है। कुछ ऐसा भी हो सकता है मॉडल, उनमें ये मैच्योरिटी पीरियड दूसरों से ज्यादा हो। हमारा सबसे बड़ा टारगेट पता है क्या होगा, इस पूरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में सबसे क्रिटिकल पार्ट, वैसे स्ट्रेटजी हर हिस्से की समझाएगा, सबसे क्रिटिकल पार्ट है कैसे हम ये डिक्लाइन फेज आने से रोकें, या दूसरे अल्फाज में मैच्योरिटी फेज को कैसे एक्सटेंड करें। हमारा सबसे बड़ा डिसीजन ये, हमारा सबसे बड़ा फोकस ये होगा। इस जो कंपनी इस फेज को जितना प्रोलॉन्ग करने में कामयाब हो गई, उतना ही प्रॉफिटेबल होगी, उतना ही ज्यादा कंपैरेटिव एडवांटेज उसे मिलेगा। तो इसमें सबसे अहम जो फोकस होगा हमारा, पढ़ेंगे बहुत सी चीजें, सबसे अहम मैनेजर वही कामयाब समझा जाएगा जो अपने मैच्योरिटी फेज को एक्सटेंड कर लेगा। क्लियर जी? चलिए अब 1 बाय 1 हम इन फेजेस को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि हर फेज में हो क्या रहा है। इंट्रोडक्टरी स्टेज, कह रहे हैं इंट्रोडक्टरी स्टेज में क्या होता है, दिस इज द पीरियड व्हेन ए न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मार्केट। प्राइमरी गोल इज टू रेज अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट, अवेयरनेस को अंडरलाइन कर लें। इंट्रोडक्टरी स्टेज में सबसे अहम पर्पज, मकसद क्या है, ज्यादा से, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं इस प्रोडक्ट के बारे में। मार्केट में बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी डेवलप्ड कंट्रीज में जो हमें नहीं पता। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी स्टेज पे असल मकसद है अवेयरनेस। एग्जांपल्स क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वर्चुअल रियलिटी। लोगों को इस बारे में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में इतना अंदाजा नहीं है, हमें फिर भी कुछ थोड़ा बहुत अंदाजा है। मे भी बहुत सी कंट्रीज ऐसी हों जहां पे ये टेक्नोलॉजी, ये प्रोडक्ट नहीं है, इस बारे में अवेयरनेस ना हो। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, लोगों की कैलकुलेशन रिफाइन होती जाएगी। अच्छा, कितने में चार्ज होती है, कितने यूनिट खाती है, चार्ज फॉर चार्ज में ट्रैवलिंग कितनी करती है, पर किलोमीटर कॉस्ट कितनी होती है, परफॉर्मेंस कैसी देती है, ठीक है, अच्छा मेंटेनेंस वगैरह वगैरह। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्रोडक्ट आम होती जाती है, लोगों में इसकी अवेयरनेस बढ़ती जाती है, लोग इन्फॉर्म्ड डिसीजन करते जाते हैं। इस तरह वर्चुअल रियलिटी के बारे में आपने सुना होगा, वो ग्लासेस लगाते हैं और वो किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं, नज़रों के सामने सारा वो ऐसे लगता है जैसे कोई मूवी हम देख नहीं रहे,
बल्कि हम मूवी का हिस्सा है। ठीक है, इर्द गिर्द वो जानवर डायनासोर चल रहे होते हैं, बल्कि मैं कुछ वीडियो देख रहा था, कुछ लोग तो चीखना चलाना शुरू और भागना की कोशिश करते हैं कि जैसे पता नहीं उनके पैरों के नीचे से सांप गुजर रहे हैं। ये वर्चुअल रियलिटी है। ठीक है, वो एक जगह पे पढ़ा था, जब पहली दफा लोग सिनेमा में मूवी रिलीज हुई तो एक सीन था ट्रेन आने का, तो लोग डर के सिनेमा से बाहर निकल गए कि वो ट्रेन बाहर ही ना निकल आए। मतलब ऐसा तो हमें थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि हम आदि हमें अंदाजा है कि कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, हमें उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस का नहीं पता, शायद हम वहां पे बैठे होते, हम पहले उड़ के बाहर आ जाते। तो ये विजुअल इंट्रोडक्शन। फिर आती है उसके बाद ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में सेल इंक्रीज होते हैं, जैसे जैसे मार्केट उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना शुरू करती है उसकी सेल इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो ये वो फेज है जिसमें डिमांड बढ़ती है, सेल बढ़ती है। अच्छा, सबसे अहम कंसेप्ट है सेल बढ़ती है या डिमांड बढ़ती है। बाकी चीजें इसकी वजह से हो जाए, सेल बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट की डिफरेंट नेचर होगी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमें ज्यादा करना पड़ेगा, मार्केटिंग एफर्ट बढ़ानी पड़ेगी, ज्यादा जगहों पे अवेलेबल करना पड़ेगा प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट के डिफरेंट फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे, वेरिएंट्स लॉन्च करने पड़ेंगे, वगैरह वगैरह। वो सारे इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं। मेन कंसेप्ट क्या होगा, मेन फैक्टर ग्रोथ पे, डिमांड बढ़ेगी, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, डिमांड बढ़ेगी। जैसे इसकी एग्जांपल में क्या, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, नेटफ्लिक्स वगैरह है। ठीक है, बल्कि अब तो नेटफ्लिक्स स्टाइल पे बहुत से यूट्यूब पे लोगों ने अपने चैनल स्टार्ट किए हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी। वो डिफरेंट कोर्सेज कहते हैं, सब्सक्रिप्शन लीजिए मंथली बेसिस के ऊपर, हमारे कोर्सेज पढ़े हैं, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, आप कोर्सेज पढ़ लिए, महीने में सारे कोर्सेज पढ़ने हैं, सारे कोर्सेज देख ले। लेकिन जाहिर है मुश्किल है। तो ये स्ट्रीमिंग सर्विसेज है, ये सिर्फ नेटफ्लिक्स ही नहीं, और भी बहुत सी कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं। इसी तरह हाइब्रिड कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स हमारे लिए न्यू कंसेप्ट है, लेकिन हाइब्रिड कार्स तो न्यू कंसेप्ट नहीं। हाइब्रिड कार क्या होती है, जो पेट्रोल बैटरी दोनों पे चलते हैं, जो पेट्रोल और सीएनजी पे चलते हैं, या पेट्रोल बैटरी दोनों पे चलते हैं। हमारे जमाने में पेट्रोल सीएनजी वाले को हाइब्रिड बोलते थे, पेट्रोल बैटरी दोनों पे। पाकिस्तान में वैसे कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं? हाँ, मैंने सुना इस्लामाबाद में बल्कि कुछ ऐसे स्टेशन भी है जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग करते हैं। लाहौर में भी है? हाँ। अच्छा, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में प्रोबेबली ये अब ग्रोइंग लेवल पे है, इंट्रोडक्शन पे नहीं, ग्रोइंग लेवल पे है। चलिए, ग्रोथ स्टेज समझ आ गई। ग्रोथ स्टेज, इंट्रोडक्टरी स्टेज में सेल्स नहीं होती, ये आपके लिए लेसन है। ये ना हो आज आपने उधर उसको प्रोडक्ट को लॉन्च किया और अगले दिन मैनेजर से पूछ रहा हूँ भाई कितनी सेल हुई है, वो भी सेल नहीं होगी। ठीक है, पहले आपको मैसेज कम्युनिकेट करना पड़ेगा लोगों को। सेल्स होगी सेकेंड लेवल पे, और वो कौन सा है, ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज के बाद, अच्छा नोट कीजिए, इसमें कहीं पे टाइम पीरियड नहीं बताएगा आपको कि ये वाला स्टेज इतनी ड्यूरेशन का है, ये स्टेज इतनी, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। मैच्योरिटी स्टेज, प्रोडक्ट हैज सीड मैक्सिमम मार्केट पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का वर्ड अंडरलाइन कीजिए, ये मैनेजमेंट में बार बार यूज होगा। पेनिट्रेट का मतलब है जब आप मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं, मार्केट में मैक्सिमम प्लेसेस को कवर कर लेते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कर लेते हैं, उसे कहते हैं मार्केट को पेनिट्रेट करना। ठीक, तो मैच्योरिटी स्टेज पे मार्केट को आप पेनिट्रेट कर चुके होते हैं, आपकी प्रोडक्ट मैक्सिमम प्लेसेस पे अवेलेबल है, मार्केट बिकम सैचुरेटेड, मार्केट जो है वो अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुकी है, एग्जॉस्ट हो चुकी है, 100% लेवल अचीव कर चुकी है, कोई ग्रोथ मजीद नहीं होनी। एंड कंपनी फोकस ऑन मेंटेनिंग इट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे फोकस ग्रोथ नहीं है, इंक्रीज शेयर, यहाँ पे फोकस होगा इंक्रीज करना अपना मार्केट शेयर। यहाँ पे फोकस क्या है, मेंटेन करना। मेंटेन को अंडरलाइन कर लें। एग्जांपल्स क्या है, पर्सनल कंप्यूटर्स, ट्रेडिशनल टेलीविजन सेट्स। वैसे मेरा ख्याल है ये एग्जांपल अब कुछ पुरानी हो चुकी हैं। पर्सनल कंप्यूटर चले फिर भी किसी हद तक, ये ट्रेडिशनल टेलीविजन सेट्स तो खत्म है अब तो। हाँ, अब मोबाइल हैं या लैपटॉप वगैरह। पीटीसीएल वाईफाई के लिए, अच्छा, तो बहरहाल ये मैच्योरिटी स्टेज की एग्जांपल्स हैं।
फिर डिक्लाइनिंग स्टेज। डिक्लाइनिंग स्टेज कौन सी है? सेल्स स्टार्ट टू फॉल ड्यू टू लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स या चेंज इन, या तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज हो जाती है, न्यू प्रोडक्ट्स रिप्लेस कर देती है बेहतर प्रोडक्ट्स। कंपनी हैज टू डिसाइड वेदर टू डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट और एक्सटेंड इट्स लाइफ साइकिल। यहां पे फिर डिसाइड करना है, लाइफ साइकिल को एक्सटेंड कर सकें तो एक्सटेंड कर लीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो डिसकंटिन्यू करें। इसकी एग्जांपल वैसे वो उन प्रोडक्ट्स की दे रहा है जो ऑलरेडी डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं डिक्लाइन स्टेज पे, ठीक है। वो कौन सी है? फैक्स मशीन। अब वो शाज़ो नादर ही कहीं शायद ही किसी सरकारी दफ्तर में यूज होती हो फैक्स मशीन, वैसे अभी मेरा शायद यूज होती हो, रेयर केस में, ठीक है, अभी भी हाँ। लेकिन वैसे व्हाट्सएप के बाद इस फैक्स मशीन का यूज होना समझ से बाहर है, बनता नहीं है। व्हाट्सएप ज़्यादा बेहतर तरीके से मैसेज उसी तरीके से कम्युनिकेट कर देता है, बल्कि व्हाट्सएप को भी छोड़े, वो ईमेल और पीडीएफ कन्वर्ट जो है कैम स्कैनर के जरिए से स्कैन करें, ईमेल पे भेज दें। बहरहाल कैसेट टेप्स वो पुराने जमाने की कैसेट हुआ करते थे, हाँ जी, अताउल्लाह खान चीज़ा खेल की शाह। डीवीडी प्लेयर्स और डीवीडी प्लेयर्स, फ्लॉपी, बिल्कुल फ्लॉपी डिस्क भी आ सकते हैं, फ्लॉपी भी एक ज़माने में, लेकिन वो बहुत अरसा पहले डिसकंटिन्यू हो चुकी है। यूएसबी जैसे हाँ, जब वो 128 MB की यूएसबी आई थी ना, उसी वक्त डिसकंटिन्यू हो गई थी, और वो चलती भी नहीं थी। मैंने मेरे ख्याल 2-3 दफ़ा इस्तेमाल की थी, उसकी गारंटी कोई नहीं होती थी। आपने डेड कॉपी उसमें फाइल किया, दूसरे कंप्यूटर में जाके खुलेगी या नहीं खुलेगी कोई पता नहीं, और उसमें वायरस भी बड़े ट्रांसफर हो जाते थे। बहुत से लोगों ने तो सिक्योरिटी के तौर पे अपनी जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव थे डिसेबल किया होता था। चलिए, तो ये 4 स्टेज समझ आ गया हमें। इसके बाद वो कहता है कुछ मजीद, कुछ लोगों के ख्याल में कुछ मजीद फेजेस भी हैं, वो सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहा है कि इंट्रोडक्शन से पहले लैब डेवलपमेंट स्टेज और डिक्लाइन के बाद विड्रॉल। जी स्टेजेस क्लियर। अब आते हैं जरा मैनेजमेंट वाले हिस्से की तरफ, यानी एनालिटिकल पोर्शन की तरफ, जिसमें एनालिसिस करना। ये तो काम इजी था। कह रहा है हर स्टेज पे कॉस्ट डिफरेंट होगी। बताइए, एग्री करते हैं? इंट्रोडक्शन स्टेज पे कॉस्ट डिफरेंट, ग्रोथ पे डिफरेंट, मैच्योरिटी डिफरेंट, डिक्लाइन। अच्छा, कुछ कॉस्ट सेम भी होगी लेकिन हमारा फोकस होगा डिफरेंट। जैसे मार्केटिंग तकरीबन शायद सब में हो रही हो, लेकिन किसी जगह कम, किसी जगह ज्यादा, ठीक है। इसी तरह जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, वो तो जैसे जैसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगी कॉस्ट भी इनकर होती होगी, लेकिन ग्रोथ में कॉस्ट ज्यादा होगी। इसमें हो सकता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट भी मिल जाए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कॉस्ट पढ़ते जाएं और मुझे बताएं एग्री करते हैं? प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट, जैसे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हम पढ़ते थे कि इनिशियली प्रोडक्ट में आपको इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग कॉस्ट इनकर करना पड़ती है। याद है वो एग्जांपल जिसमें से कहा था मशीनरी तो आई गई है, इंस्टॉलेशन भी कॉस्ट है, और 50% कॉस्ट जो है 12 मिलियन टोटल कॉस्ट है, 50% वेंडर बेयर करेगा, 50% हम बेयर करेंगे। याद है? तो उसमें हमने क्या एग्री किया था कि हमारे कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में कितनी कॉस्ट आएगी? 6 मिलियन। तो ये वो प्रोडक्ट सेटअप कॉस्ट थे। फिर कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, भाई ये तो हर जगह पे आएगी, मैन्युफैक्चरिंग हर फेज में हो रही होगी, इसमें उसने खास तौर पे लिखते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, अच्छा ये भी हर जगह पे होगी, लेकिन देखिए उसने आगे ब्रैकेट में उसका पर्पस बताया। यहाँ पे मकसद क्या होगा? प्रोडक्ट अवेयरनेस, ठीक है। प्रोडक्ट अवेयरनेस में हम प्रोडक्ट के जो बेसिक फीचर्स होते हैं ना, वो कस्टमर्स को बताते हैं, एडवांस फीचर्स नहीं बताते, बेसिक फीचर्स की ये क्या करेगा। सेटअप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, प्रोडक्ट बना ले उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करनी है, डिस्ट्रीब्यूट किस किस जगह पे करें? ऑनलाइन अवेलेबल करें या फिजिकल शॉप? ये भी एक डिसीजन। और क्या डिसीजन हो सकते हैं? खुद की प्रेमिसेस में अवेलेबल करें, खुद की शॉप्स रिटेल आउटलेट्स हो, या के लोगों के साथ एग्रीमेंट करें कि डिफरेंट फैक्ट्री आउटलेट, डिफरेंट जो जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उनके साथ एग्रीमेंट करें कि हमारी प्रोडक्ट आप अपनी शेल्फ पे डिस्प्ले करें। ये डिसीजन करना है हमने इंट्रोडक्टरी स्टेज पे। ग्रोथ स्टेज पे क्या डिसीजन होंगे? इसको थोड़ा सा इसका साइज जरा बढ़ा देते हैं।
ग्रोथ से स्टेज पे अब क्या हमारे कॉस्ट होंगी, इंक्रीजिंग कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन। क्या मतलब, क्या कह रहा है, कौन सी कॉस्ट है ये? एडिशनल किस चीज की कॉस्ट? ओवरऑलिंग कॉस्ट। जाहिर है मशीनरी ज्यादा इस्तेमाल होगी, वर्किंग कैपिटल ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आपको याद है वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती थी, तो जाहिर है ज्यादा सेल करेंगे, उधार माल ज्यादा बेचना पड़ेगा, इन्वेंट्री ज्यादा रखनी पड़ेगी, उसके लिए वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, वो कॉस्ट। मशीन की कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, 2 मशीनें लेके आनी है, पहले एक थी अब 2 मशीन लेके आएंगे। इंक्रीज मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट को इंक्रीज करना है, वहां पे स्टार्ट किया था, यहां पे अब इसको इंक्रीज करना है, किस लिए? रेज कस्टमर लेवल। अब ये एग्रेसिव मार्केटिंग होगी। एक तो ये कि इसमें मकसद प्रोडक्ट अवेयरनेस नहीं होगा, इसमें मार्केटिंग थोड़ी एग्रेसिव होगी, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, रिटेन करने के लिए। नहीं, इसमें देखें वो काउंटिंग की डिफरेंशिएशन नहीं है। जैसे इस कॉस्ट से मुराद जो आउटफ्लो आपका होगा वो है। अब इसमें कौन सा रेवेन्यू है, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसकी क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि वो अकाउंटेंट करते हैं। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ से क्लासिफिकेशन होती है, मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ से वो खर्चा ही है, वो आउटफ्लो है। और इंक्रीज वर्किंग कैपिटल इंक्रीज चाहिए। एग्री करते हैं ये सारे होंगे ग्रोथ स्टेज पे। नेक्स्ट मैच्योरिटी स्टेज, यहां पे कॉस्ट टू मेंटेन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। यहां पे आएगी आपकी एग्जांपल ओवरऑलिंग वाली, वो तो सिंपल रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगी। ओवरऑलिंग ताकि हमारी कैपेसिटी, जो परफॉर्मेंस है हमारे इक्विपमेंट की, वो डाउन ना जाए, मेंटेन करना है हमने उसको। नए मशीन भी नहीं लगाएंगे, यहां पे नई मशीनरी का एक्सपेंस नहीं करेंगे, लेकिन एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए जो चीजें जरूरी होंगी वो करेंगे। अब यहां पे मैच्योरिटी को एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे, मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। यहां पे सबसे अहम चीज इसको स्टारिक मार्क करें, कॉस्ट टू एक्सटेंड मैच्योरिटी। आगे आपसे स्ट्रेटजीज बनवाएगा कि हमें मैच्योरिटी को अच्छा, वैसे मैं चले आगे चलने से पहले यहां पे रुक के आपसे पूछता हूं, आपकी एक प्रोडक्ट है, मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच चुकी है और 5-6 महीने हो चुके हैं, अब अगले 1-2 महीने में आपको नजर आ रहा है कि ये डाउनफॉल स्टार्ट हो सकता है, आप उसके मैच्योरिटी को एक्सटेंड करना चाहते हैं कि डाउनफॉल ना आए, क्या स्ट्रेटजीज दे सकते हैं? जरा स्ट्रेटजीज बताएं मुझे। फीचर्स इंप्रूव कर दिए जाएं, नए फीचर ऐड कर दिए जाएं, मार्केटिंग ज्यादा कर दी जाए, इसकी मार्केटिंग ज्यादा कर दी जाए, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा। मार्केटिंग करते रहने चाहिए, ये ठीक है, लेकिन इंक्रीज नहीं करना, एग्जिस्टिंग लेवल से इंक्रीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि नया कस्टमर नहीं आएगा। मार्केटिंग होनी, मैं ये नहीं कह रहा जीरो कर दें, मार्केटिंग होनी जरूर चाहिए, स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट कर दिया जाए, ये भी अच्छा है। ये वैसे डिक्लाइन में स्ट्रेटजी अपनाई जाती है कि जब प्रोडक्ट डिक्लाइन होना शुरू हो जाए ना, हमें पता है अब हमारी प्रोडक्ट अब इतना प्रॉफिट नहीं कमा रही, तो हम देखते हैं कि जिस सेगमेंट में या जिस जगह पे वो प्रोडक्ट प्रॉफिट नहीं कमा रही, वहां से डिसकंटिन्यू कर दें। हमने अपने पूरे फर्ज कीजिए पूरे पाकिस्तान में प्रोडक्ट को अवेलेबल किया हुआ था, प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है, तो जिन जिन सिटीज में पॉपुलेशन कम है वहां पे हमारी प्रोडक्ट कम है, वहां पे रेंट तो हमें उधर भी देना पड़ रहा है, बिजली का बिल हमें उधर भी देना पड़ रहा है, और कास्ट तकरीबन रेट शायद सेम ही हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, मार्केट को फोकस कर लेते हैं। हम कहते हैं बाकी शहरों पे रहने जो बड़े शहर हैं, फॉर एग्जांपल ये कराची या लाहौर है, इस्लामाबाद है, यहीं पे प्रोडक्ट अवेलेबल कर देते हैं, बाकी जगहों पे डिसकंटिन्यू कर देते हैं। ये नीश मार्केट को टारगेट करना या स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट करना अमूमी तौर पे डिक्लाइन की स्ट्रेटजी है, एक्सटेंड मैच्योरिटी में नहीं। देखिए एक्सटेंड मैच्योरिटी पे अगर आप ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं ना, तो इसका मतलब है आप मैच्योरिटी को एक्सटेंड नहीं कर रहे, बल्कि उसे खुद डाउन कर रहे हैं। मैच्योरिटी का मतलब तो यह है कि हमें उसी लेवल पे रखना है। ये अच्छी उन्होंने फीचर्स ऐड करने वाली बात की थी। न्यू मार्केट में, हाँ बिल्कुल, न्यू मार्केट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी चाहिए इस मार्केट की रिप्लेसमेंट के तौर पे। ये भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन ये मेरा ख्याल है ग्रोथ स्टेज पे ज़्यादा रेलिवेंट स्ट्रेटजी होगी। जब हमने ग्रोथ करना होगा उस वक्त हम ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड या अनटैप्ड मार्केट को सर्च करेंगे।
हाँ, प्रोडक्ट्स के डिफरेंट वेरिएंट्स को लॉन्च करने की कोशिश की जाए, ये भी ठीक है। फीचर्स ऐड करना या वेरिएंट लॉन्च करना, इसमें थोड़ा ही फर्क है, लेकिन बहरहाल न्यू वर्जन लॉन्च किए जा सकते हैं जो कि पहले से इम्प्रूव्ड हो। प्रोडक्ट के साथ कोई और प्रोडक्ट, बाज़ औक़ात लोग ये भी करते हैं, जैसे एक ही कंपनी है वो अपनी जो लो सेलिंग आइटम होती है हाई सेलिंग आइटम के साथ उसको सेल करना शुरू कर, प्रमोशन भी हो जाती है, प्रोडक्ट का स्टॉक भी निकल जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बेहतर कर ले, बेहतर करने से क्या मुराद है आपकी? क्या ज्यादा लोकेशंस पे अवेलेबल कर दिया जाए इसको? हाँ, पहले अगर फिजिकल अवेलेबल है तो अब ऑनलाइन भी कर दी जाए, बिल्कुल ये अच्छी ऑप्शन है, ये अच्छी सेट। प्रोडक्ट के साथ मेंटेनेंस के ऊपर भी फोकस किया जाए, सही है, आफ्टर सेल सर्विस दी जाए, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हमें देखते हैं कि वो हमें किताब वाला क्या सिखाता है। ये तो मैंने सिर्फ आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज की बेस पे आपको वैल्यूएट किया है, तो आगे हमें सिखाएगा कुछ। डिक्लाइन स्टेज, डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है जी? किस तरह की कॉस्ट है? प्रोडक्शन कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, क्यों? क्योंकि डिमांड कम हो गई। तो डिमांड, हाँ जी, कॉस्ट की, क्योंकि आपकी जो प्रोड्यूस हो रही है ना चीजें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कम हो गई है। सेल कम तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम, आसान अल्फाज में इसे समझे, ये लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी रिड्यूस हो जाएगी। क्यों रिड्यूस हो गई? सेल्स डिक्लाइन हो गई। मार्केटिंग रिड्यूस कर देनी है आपने, प्रोडक्ट बिक ही नहीं रही है और आपको पता है आगे प्रोडक्ट में जान भी नहीं है। देखें, हो सकता है ये डिक्लाइनिंग में सेल्स का लेवल और ग्रोथ में सेल का लेवल एक जैसा हो, मे भी। जैसे ये बताइए, मैं भी बताता हूं आपको, ये लेवल सेल्स का, ये लेवल और सेल्स का ये लेवल सेम है, ऐसे ही है। क्या दोनों में मार्केटिंग आपकी सेम होगी? यहां पे मार्केटिंग ज्यादा करेंगे क्योंकि आगे आपको ग्रोथ लग रही है। यहां पे आपको नजर आ रहा है ये आपकी प्रोडक्ट्स जो क्वेश्चन मार्क में थी ना, दूसरी थ्योरी को सामने रखे बता रहा हूं, ये स्टार बनने जा रही है। यहां पे आपको नजर आ रहा है ये क्वेश्चन मार्क डॉग बनने जा रही है। उधर इन्वेस्टमेंट करेंगे मार्केटिंग में, ज्यादा मार्केटिंग करेंगे, इधर नहीं करेंगे डिक्लाइनिंग में। तो यही नीचे बता रहा है वो हमें, हाँ जी। लेकिन हमने देखना आगे फ्यूचर क्या है इसका, रीजन अलग है। यहाँ पे डिक्लाइन है, शाबाश। कॉस्ट ऑफ ऑब्सोलीट इन्वेंट्री, क्या यहाँ पे अब इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होना शुरू हो जाएगी? पेरिशेबल नहीं भी है, दूसरी इन्वेंट्री भी ऑब्सोलीट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगर आपकी सेल कम हो रही है ना, इसका मतलब आपकी इन्वेंट्री बिक नहीं रही, इन्वेंट्री खराब हो रही है, आपका मॉडल अभी सेल नहीं हो रहा, कंपैरेटर ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है। अब आपको क्या करना पड़ता है, इस मॉडल से आपके पास अच्छा खासा मॉडल पड़ा हुआ है, महीने कुछ ऑब्सोलीट हो गया, कुछ ऑब्सोलीट होने जा रहा है, कैसे छुटकारा पाया जाए इससे? बाय वन गेट वन फ्री, शाबाश। और स्ट्रेटजीज बताएं, कामयाब स्ट्रेटजी। और जो हाई सेलिंग प्रोडक्ट के साथ अटैच करके बेच दिया जाए, बंडल बना के, बंडल ऑफर, कामयाब स्ट्रेटजी। प्राइस कम कीजिए, क्लियरेंस सेल लगा दी, कामयाब स्ट्रेटजी। इस तरीके से हम इसको सेल कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग वारंटीज, डिक्लाइनिंग स्टेज पे वारंटी की कॉस्ट ज्यादा आना शुरू हो जाती है। पहले वारंटी की कॉस्ट इतनी नहीं होती क्योंकि प्रोडक्ट तो धड़ बिक रही है, और नई प्रोडक्ट होती है उसमें वैसे ही कम रिपेयर आनी है। रिपेयर कब आनी है? जो आज प्रोडक्ट सेल करेंगे उसकी रिपेयर अगले महीने थोड़ी आएगी, उस साल, 1.5-2 साल बाद आएगी। तो डिक्लाइनिंग स्टेज पे एक बड़ा खर्चा जो होता है ना, बड़ी कॉस्ट, वो होती है वारंटी की और ऑब्सोलीट स्टॉक की। ये तो अहम यूनिक कॉस्ट है जो सिर्फ डिक्लाइन स्टेज पे होगी। और एक चीज आपको बता दूं, आपसे एग्जाम में ऐसे टेस्ट कर सकते हो, उसने टेस्ट किया हुआ है एक दफा, कि आपको कॉस्ट दे के उसने कहा पहचानो ये फेज कौन सा है। क्या आप कॉस्ट से, जैसे अगर मैं आपसे कोई ये फेज है इसमें कॉस्ट बताओ, आप शायद एक एक दो दो एग्जांपल दे दें, अभी आपने पढ़ी है ताज़ा ताज़ा। लेकिन अगर मैं आपको कॉस्ट बताऊं, फिर आप बता सकते हैं उसकी एग्जांपल्स क्या है, ये किस फेज से रिलेट करता है। आपने ये दोनों तरह से तैयार करना है, बताया था ना तस्वीर के दो रुख, इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन के लिए भी तैयार हैं और उर्दू से इंग्लिश के लिए भी, ये बताए थे कि नहीं एग्जाम्पल। हाँ, तो यहाँ पे भी ध्यान में रखना है। वो आपको लाइफ साइकिल से कॉस्ट भी पूछ सकता है और कॉस्ट से लाइफ साइकिल के बारे में भी पूछ सकता है।
ठीक है। इंक्रीज इन डिस्काउंट, डिस्काउंट इंक्रीज कर दे, जाहिर है ऑब्सोलीट इन्वेंट्री से छुटकारा पाने के लिए डिस्काउंट बढ़ा देंगे हम, ठीक है। ये डिक्लाइन के खास तौर पे याद की रख लीजिएगा। कॉस्ट समझ आ गई। फिर कह रहा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज पे भी कुछ कॉस्ट होती है, ये आपको बताया। कुछ लोगों के ख्याल में ये भी एक स्टेज प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। लेबोरेटरी में जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, हाँ जी, IS 38 ये वो है, इनटेंजिबल, ये वो स्टेज है। R&D कॉस्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिसीजन की प्रोडक्ट। और विड्रॉल स्टेज कौन सी है? ये है आपका वो IS 16 में वो जो कहता है ना, वो डीकमीशनिंग कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ये वो है विड्रॉल स्टेज पे। एसेट डीकमीशनिंग कॉस्ट, पॉसिबल रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, रिमेनिंग वारंटीज टू बी सपोर्टेड वगैरह वगैरह। लेकिन ज्यादा फोकस इन्हीं के ऊपर करना है, ये सिर्फ आपको कंसेप्ट के तौर पे दिया है, बेसिक कंसेप्ट के तौर पे। क्या लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के लाइफ साइकिल अप्रोच पढ़ने के फायदे हैं? लाइफ साइकिल पढ़ने के फायदे हैं? क्या फायदे हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, पेपर पास हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। कॉस्ट पता चलेगा, आप बेहतर असेस कर सकेंगे कि आने वाले वक्त में कॉस्ट कौन सी है। जैसे अगर आपको ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अप्रोच ना पड़ी होती, जिंदगी में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते, दूसरे दिन आप बैठे रो रहे होते कि मैंने कल प्रोडक्ट लॉन्च की है, उसकी सेल्स नहीं बढ़ी, मेरी प्रोडक्ट नाकाम हो गई है। अब आपको पता चल गया कि महीना डेढ़ महीना तो आपकी कोई सेल होनी नहीं है, आप पहले से तैयार होंगे। एक तो महीने डेढ़ महीने का कैश रिजर्व अपने अपने पास रखा होगा, दूसरा आपको पता है पहले से तैयार। ये ना महीने के एंड पे कोई कंप्यूटर आपके कहे आपसे कि भाई आपकी प्रोडक्ट तो फ्लॉप हो गया, लाओ मुझे बेच दो आधी कीमत में, वरना थोड़े दिनों बाद तुम्हें ये पैसे भी नहीं मिलने। आगे भाईजान मैंने पढ़ा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, उसमें ऐसा ही होता है, पहले फेज में इंट्रोडक्शन फेज में कॉस्ट लगती है, मेरी असल सेल तो आएगी अगले महीने, ठीक है जी। तो अब वो बता रहा है बेनिफिट्स क्या है, कह रहा है पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी असेस्ड बिफोर मेजर डेवलपमेंट। आप प्रोडक्ट डेवलप करने से पहले ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन किस फेज पे कौन कौन सी कॉस्ट लगेगी, बजटिंग कर सकते हैं। इन शॉर्ट बजटिंग कर सकते हैं कि नहीं लाइफ साइकिल से। अब बजटिंग में आपको पता है, वैसे तो बजटिंग में आपने सीखा, लेकिन असल में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मेन लेसन था कि इनिशियली कुछ आपने देखा, कुछ आउटफ्लोज ऐसे होते हैं जो इनिशियल स्टेज पे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लास्ट ईयर में होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हर साल, ठीक है। वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के साथ आप उस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टॉपिक को भी रिलेट कर सकते हैं। इंट्रोडक्टरी स्टेज में कौन सा एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को सामने रखे मुझे बताएं, इनिशियल वर्किंग कैपिटल नेट, और ग्रोथ स्टेज पे ओवरऑलिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल भी तो था क्वेश्चन में। मैच्योरिटी स्टेज पे ऑपरेटिंग कैश फ्लोस, सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स, और जो थी डिक्लाइनिंग स्टेज या विड्रॉल स्टेज, रेजिडुअल वैल्यू। तो ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बेनिफिट है, आप पहले से अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट ओवर लाइफ ऑफ प्रोडक्ट व्हिच विल हेल्प इन कंट्रोल एंड रिड्यूस दिस कॉस्ट। आपको पता है किस स्टेज पे कौन सी कॉस्ट लगनी है, बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं, किस वक्त कम पैसे चाहिए, किस वक्त ज्यादा पैसे चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप जब ग्रोथ स्टेज पे सारे पैसे आपको आ रहे हैं, आप सारे डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बाद में पता है डिक्लाइन स्टेज के ऊपर वारंटी क्लेम आ गए हैं ज्यादा, आप कहेंगे ये इतने वारंटी क्लेम तो मैच्योरिटी स्टेज में नहीं थे, ये डिक्लाइन में कैसे आ गए जब हमारी सेल भी नहीं हो रही। भाई ये वो वाले क्लेम है जो ग्रोथ में आपने सेल की थी, ठीक है। पहले से आप ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग करेंगे तो आप पहले से तैयार होंगे इस तरह के एक्सपेंसेस के लिए। फिर कह रहे हैं मोर एक्यूरेट प्राइसिंग स्ट्रेटजी। प्राइसिंग क्या होनी चाहिए? अच्छा, आप जो काउंटिंग में प्राइसिंग स्ट्रेटजी पढ़ते हैं ना, वो गलत है। अकाउंटिंग में प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या पढ़ते हैं या QM में, कॉस्ट प्लस 20% प्राइस होगी मार्जिन। ऐसे नहीं होता दुनिया में। अगर प्राइसिंग स्ट्रेटजी ऐसे चल रही होती ना, कॉस्ट प्लस 10%, कॉस्ट प्लस 20%, तो कोई कंपनी लॉस में ना जाती, हर कंपनी प्रॉफिट में होती। प्राइस कॉस्ट पे बेस नहीं कर रही, प्राइस कॉस्ट एक मिनिमम लेवल होता है कि इससे नीचे अगर प्राइस गई तो आपकी कंपनी फारग है, लेकिन आपका प्राइस पे कंट्रोल नहीं है। प्राइस मार्केट डिसाइड करती है। मार्केट अपनी प्रोडक्ट को जितना बेनिफिशियल समझेगी, प्राइस उतनी ज्यादा, जितना बेनिफिशियल नहीं समझेगी, कम यूटिलिटी समझेगी, प्राइस उतनी कम होगी, ठीक है।
तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को सामने रखते हैं, बेहतर प्राइसिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि कम से कम मिनिमम लेवल इतना हो कि मेरी इतनी कॉस्ट कवर हो जाए। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो इसमें आपको कंट्रोल करना है कि किस तरीके से आपने कौन कौन सी कॉस्ट को कंट्रोल करना, इनकर करना है। ये एनालिसिस का मकसद यही है। जब आपको टाइप ऑफ कॉस्ट पता चल जाती है किस फेज में कौन सी कॉस्ट लग रही है, तो अगली सोच आपकी यही होती है कि कॉस्ट को कम कैसे किया जाए, मैनेज कैसे किया जाए। और 4, अननेसेसरी कॉस्ट में बी रिमूव्ड आफ्टर कंपेयरिंग विद इनिशियल प्लान। अननेसेसरी कॉस्ट जो है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे मुझे जरा बताइए, ये सारे फेजेस में आपको कोई अननेसेसरी कॉस्ट लग रही है? कौन सी कॉस्ट अननेसेसरी लग रही है? इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, ग्रोथ में तो चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेटअप इंट्रोडक्शन में वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। रिड्यूस मार्केट, हाँ डिक्लाइनिंग स्टेज पे मार्केटिंग की ज्यादा जरूरत नहीं होती। यहां पे किसी हद तक मार्जिन है, इसको कम किया जा सकता है। कॉस्ट ऑफ ऑब्सोलीट इन्वेंटरी, हाँ तो हम कोशिश करेंगे इस कॉस्ट को कम करें, ये गैर जरूरी कॉस्ट है। कैसे कम कर सकते हैं? अब मुझे ऑब्सोलीट इन्वेंटरी की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, एक तो आपने बता दिया इन्वेंटरी से छुटकारा कैसे पाएंगे, इन्वेंटरी लेवल भी आप मेंटेन कर सकते हैं। इससे भी आपका जो ऑब्सोलीट इन्वेंटरी है उसमें कमी आएगी। प्रोडक्शन लेवल वही रखें जितनी आपकी डिमांड हो मंथली बेसिस के ऊपर। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। एग्री करते हैं? वन वर्ड आंसर दीजिए। क्या आप कन्विंस्ड हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अप्रोच के बेनिफिट है और इसे सीखना चाहिए? चलिए, अभी तक हमने फिर 2 चीजें पढ़ ली हैं। नंबर 1, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के फेजेस कितने हैं, और नंबर 2, हर फेज में कॉस्ट कौन कौन सी इनकर होती है। अब आते हैं असल गेम की तरफ, स्ट्रेटजीज, कि किस लेवल पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब ये सुन लीजिए, ये मार्केटिंग का कंसेप्ट है। इसे कहते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग। स्ट्रेटजी क्या है? मार्केटिंग। अच्छा, और ये वैसे सिर्फ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के लिए नहीं है। मार्केटिंग में सिखाते ये हैं कि आपने कोई भी स्ट्रेटजी अगर बनानी है, मार्केटिंग में क्या सिखाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के किसी भी फेज में स्ट्रेटजी बनानी है, कंप्लीट स्ट्रेटजी में 4 चीजें होनी चाहिए, वरना आपकी स्ट्रेटजी कंप्लीट नहीं है। किसी भी प्रोडक्ट की किसी भी लाइफ फेज की स्ट्रेटजी बनानी है, स्ट्रेटजी में आपने 4 कंपोनेंट्स रखने हैं। इसे कहते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के सब्जेक्ट में सबसे अहम थियरी प्रोबेबली जो है वो यही है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग। जब अभी मार्केटिंग का सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, ये CFAB पहले होता था, पता नहीं है कि नहीं है, तो उसमें एक एक P के ऊपर पूरा पूरा चैप्टर था। एक एक P के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर अलग, प्राइस के ऊपर अलग, प्लेस के ऊपर अलग, प्रमोशन के ऊपर अलग। अब देखिए हमने क्या करना है, मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइज करना है अपनी प्रोडक्ट को। एडवर्टाइजमेंट समझा जाता है, इसका ताल्लुक सिर्फ प्रमोशन से है कि इश्तिहार क्या बनाए, इश्तिहार में क्या क्या लिखे। कहता है मार्केटिंग का ताल्लुक सिर्फ इससे नहीं है, वो एडवर्टीजमेंट तो है, मार्केट कंसेप्ट होता था एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग में फर्क। कहता है एडवर्टाइज करना हो रहा है, एडवर्टाइज करने का मतलब सोशल मीडिया पे आपने या अखबार के जरिए इश्तिहार देना है, सोशल मीडिया पे देना है, मैसेज क्या होगा, अल्फाज क्या होंगे। कहता है ये आपकी एडवर्टीजमेंट है, या इन 4 P's में से बात करें तो ये प्रमोशन है। मार्केटिंग प्रमोशन से बड़ा कंसेप्ट है। मार्केटिंग में 4 P's है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट। पहली चीज ये डिसाइड करो आपकी प्रोडक्ट में फीचर्स क्या क्या होने चाहिए। टेंजिबल फीचर्स प्रोडक्ट के डिसाइड करना, ये आता है मार्केटिंग का पहला कंपोनेंट, प्रोडक्ट, जिसमें आप ये डिसाइड करते हैं आपकी प्रोडक्ट का डिजाइन क्या होगा, कलर क्या होगा, साइज क्या होगा, फीचर्स क्या होंगे उसमें। ठीक है, क्या क्या फीचर्स इंक्लूड करने हैं, ये है प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करना। तो मार्केटिंग, जैसे अब आप मुझे बताइए, इंट्रोडक्टरी स्टेज पे जो प्रोडक्ट होगी और जो मैच्योरिटी स्टेज पे प्रोडक्ट होगी, क्या वो दोनों एक जैसी है? वो नहीं है।
ठीक है। एक साल पहले फर्ज कीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि आजकल फेवरेट है, एक साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1.5 साल पहले जब लॉन्च हुई तब उसमें फीचर सिर्फ एक था, टेक्स्ट जनरेट करते थे। अब टेक्स्ट के साथ अब 1 साल के बाद अब वो ग्रो कर रहे हैं ना, मजीद फीचर ऐड कर रहे हैं, इमेज जनरेट भी हो जाता है, इमेज के साथ साथ अब तो टेक्स्ट टू वीडियो वाली ऑप्शन भी दे रहे हैं। ठीक है, आया नहीं वैसे सो रहा वो नहीं था, अभी तक इंतजार कर रहे हैं, आ रहा है, पब्लिकली नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इलेक्शन का साल है, ये जरा साल गुजर जाए, लोग वरना ना वीडियो बना के ना वो एसोसिएट करके महसूस करते हैं। बहरहाल तो ये अब फीचर्स ऐड करने हैं। क्या ये प्रोडक्ट वही है जो 1 साल नहीं, 1 साल पहले बेसिक वर्जन था। अब जैसे जैसे वो ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं डिफरेंट वर्जन ऐड। अब देखिए प्रमोशन का इससे ताल्लुक नहीं है, यह है आपकी प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आप उसको बना रहे हैं। जो प्रोडक्ट को ज्यादा संवारना है ना, ये है प्रोडक्ट फिजिकल, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बिल्ड करना, ग्रो करना, यह है प्रोडक्ट। तो मार्केटिंग में आपने पहले प्रोडक्ट को देखना, भाई प्रोडक्ट में कोई जान होगी तो हमको इश्तिहार में लिखेंगे ना कि ये काम करती है प्रोडक्ट। फिर उसके बाद प्राइस, आप सिर्फ इश्तिहार में ये थोड़ी कहेंगे कि हमारी चीज खरीदें। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर एक होता है, प्राइस से इन्फ्लुएंस होता है और फीचर से इन्फ्लुएंस होता है। फीचर्स बताए हमने उसको प्रोडक्ट वाली कैटेगरी में, पी में। प्राइस के बारे में उसे बता रहे हैं हम प्राइस में। अब आप मुझे बताइए इंट्रोडक्टरी स्टेज की प्राइस और ग्रोथ की प्राइस सेम होगी क्या? अमूमी तौर पे मुझे बताइए, जब कंपनीज इंट्रोड्यूस करवाती हैं अपनी प्रोडक्ट को तो प्राइस क्या होती है? लो कॉस्ट, शाबाश, शुरू में, ताकि लोग में इस्तेमाल करना सीख बढ़े। यही वजह है कि आप देखें जो टेक कंपनीज जितनी भी हैं वो पहले ट्रायल देती हैं, फ्री ट्रायल। आप हमारी 3 डेज 7 डेज महीने का भी देते हैं कि आप इसको यूज करें, आपको पसंद आए फिर आप इसको बाय करें। ठीक है, या फर्स्ट ईयर जो है उस पर डिस्काउंटेड रेट, नॉर्टन एंटीवायरस बाय किया, वो फर्स्ट ईयर में उन्होंने कहा जी $36 एनुअल रेट। उस वक्त 2 साल की ऑफर थी, मैंने एहतियातन मैंने कहा 1 साल के लिए बाय करता हूँ, मैं $36 की ऑफर मिल ले रही, वो 52 पे बाय करना पड़ेगा, 54 पे, 54 भी हालांकि उनका रिड्यूस रेट है ये पाकिस्तान एशियन कंट्रीज के लिए। तो फर्स्ट ईयर के लिए कंपनीज अमूमी तौर पे प्राइस कम करती हैं क्योंकि वो उनका कस्टमर का इंट्रोडक्टरी फेज होता है। फिर जब कस्टमर कैप्चर कर लेते हैं फिर आपको पता है क्या करते हैं, प्राइस को बढ़ा लेते हैं। क्योंकि एग्जिस्टिंग मार्केट को कैप्चर करना है ना, तो जरूरी है कि एग्जिस्टिंग किसी दूसरे कंपनी के कस्टमर्स को अगर आपने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है ना, आपको डेफिनेटली रिड्यूस प्राइस करनी पड़ेगी ताकि वो आके देखे तो सही, हमारी प्रोडक्ट को चेक तो करें कि हमारी प्रोडक्ट में फीचर्स क्या हैं। तो एग्री करते हैं हर लाइफ साइकिल स्टेज पे प्राइस डिफरेंट होगी। ग्रोथ पे हो सकता है कि आप उसको जो डिस्काउंट वगैरह दिए थे इनिशियली वो खत्म कर दें, मैच्योरिटी पे आप में भी प्राइस हाई कर दें, लेकिन डिक्लाइन पे फिर जाके आपको, तो प्रोडक्ट के फीचर्स भी हर स्टेज पे चेंज होते हैं और प्राइस भी चेंज होती है। प्रोडक्ट प्राइस 2 पीस हो गए। प्लेस, अब आप गैस कीजिए प्लेस का ताल्लुक किससे है? क्या अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, क्या आप अपनी प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किन किन प्लेसेस पे अवेलेबल करेंगे। इनिशियली बताइए, अमूमी तौर पे जो कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है क्या वाइड रेंज, वाइड लोकेशन के ऊपर अवेलेबल करती हैं या सेलेक्टेड लोकेशन के ऊपर? क्योंकि उन्हें कंफर्म नहीं है कि मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। वो पहले सेलेक्टेड सिटीज में देखते हैं, प्रोडक्ट रख के देखते हैं कस्टमर का फीडबैक कैसा है। वो लिमिटेड फीडबैक आ जाता है, फिर उसकी बेस पे अगर प्रोडक्ट में वेरिएशन करनी हो तो वो अपना प्रोडक्ट वाला पी भी चेंज कर देते हैं। वरना अगर मार्केट का रिस्पॉन्स अच्छा हो तो फिर वो ये जो प्लेस वाला पी है इसमें फर्दर प्लेसेस के ऊपर प्रोडक्ट को अवेलेबल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक्सटेंड करेंगे, एनहेंस करेंगे। इसमें 2 कंसेप्ट हैं। एक कंसेप्ट ये है एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की कैपेसिटी को बढ़ा देना, मतलब उसी लोकेशन है उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देना। साथ वाली दुकान भी खरीद ली, साथ वाला वेयर हाउस या उसी जगह पे करीब कोई बड़ा वेयर हाउस ले लिया। एक है नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, उसको बढ़ाना। एक है नंबर सेम रहे, कैपेसिटी को बढ़ाना। एक है नंबर को इंक्रीज करना। दोनों कर सकते हैं आप। पहले 3 जगह पे अवेलेबल थी, उन्हीं 3 जगह पे कैपेसिटी डबल कर दी। ये भी
प्लेस का डिसीजन है। और पहले 3 जगह पे अवेलेबल थी, अब 20 जगह पे कर दिया अवेलेबल उसको, डिफरेंट लोकेशन पे। ये भी प्लेस का, प्लेस समझ आ रहे हैं? प्लेस का मतलब क्या है? प्रोडक्ट कहां पे अवेलेबल होगी, फिजिकल है कि ऑनलाइन, ये भी है। जब कभी आपसे कोई स्ट्रेटजी पूछे ना, लॉजिकली आपको यही 4 पीस को सामने रख के सोचना चाहिए, कंप्लीट स्ट्रेटजी बता सकेंगे। रैंडमली सोचेंगे, मे भी कोई स्ट्रेटजी आपके जहन में आए, कोई ना आए। सिस्टमैटिकली सोचेंगे, इस पी की क्या स्ट्रेटजी, इस पी की क्या स्ट्रेटजी, बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजी बन जाएगी। प्रमोशन का ताल्लुक किससे क्या है? एडवर्टीजमेंट, ये है वो एडवर्टीजमेंट या अवेयरनेस क्रिएट करना, पब्लिसिटी करना, ठीक है। अब इसमें पब्लिसिटी या प्रमोशन तो हर स्टेज पे हो रही होगी, उसका फोकस डिफरेंट होगा और लेवल डिफरेंट होगा। कहीं कम कर रहे होंगे, कहीं ज्यादा। कहां पे ज्यादा, कहां पे कम? ये डिक्लाइन में और मैच्योरिटी में बताइए, कहां कम कहां ज्यादा? मेरा तो ख्याल है डिक्लाइन पे ज्यादा करनी चाहिए क्योंकि हमारी सेल कम हो रही है। नहीं, डिक्लाइन पे कम करेंगे क्योंकि अब हमें आगे ग्रोथ नजर नहीं आ रही। ग्रोथ है ही नहीं तो एडवर्टाइजमेंट, भाई आगे कस्टमर बढ़ता नजर आ रहा हो फिर ग्रोथ करेंगे ना एडवर्टाइजमेंट। तो प्रमोशन में पर्पस आपका डिफरेंट होगा। क्लियर? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो बताइए मार्केटिंग में और प्रमोशन में फर्क है कि नहीं है? मार्केटिंग में और एडवर्टाइजमेंट में फर्क है। ये वाला जो पी है प्रमोशन, ये मार्केटिंग का एक कंपोनेंट है। सिर्फ इस स्ट्रेटजी से आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकने लगी, इसके साथ साथ आपको ये 3 मसाले भी, इंग्रेडिएंट्स भी मिलाने पड़ेंगे, फिर सही स्ट्रेटजी तैयार होगी। अब ये उसने कंप्लीट आपको एक एनालिसिस दिया है, इसको पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्टरी स्टेज पे, अच्छा अब मैं ना इस तरीके से पढ़ रहा हूं ताकि कंपैरिजन रहे, ऐसे नहीं पढ़ रहा, इस तरीके से पढ़ ताकि आपको पता चले इंट्रोडक्शन पे प्रोडक्ट में, ग्रोथ वाली प्रोडक्ट में इसमें क्या फर्क है। इंट्रोडक्शन स्टेज पे जो प्रोडक्ट होगी आपकी, उसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक फीचर्स होंगे। बेसिक फीचर्स को अंडरलाइन कर लें। फौरन ही आप हर चीज अवेलेबल नहीं कर देंगे, आप देखेंगे मार्केट इसको रिस्पॉन्ड कैसे करती है। बेसिक फीचर्स। ग्रोथ में फीचर्स ऐड, जैसे जैसे ग्रो करती जाएगी फीचर ऐड होते जाएंगे, कस्टमर बाय करेंगे, प्रॉफिट आएगा, कंपनी एक्सपेरिमेंट बैकएंड पे कर रही होगी, मजीद फीचर्स को ऐड करती जाएगी। मैच्योरिटी पे अब छोटे मोटे फीचर्स ऐड करने का टाइम नहीं है। मैच्योरिटी पे क्या करना है, डिफरेंट वेरिएंट्स को लॉन्च, वेरिएंट्स है फीचर से बड़ी चीज है, ठीक है। इसमें बेसिकली डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ही डिफरेंट वेरिएंट्स आ जाते हैं, सीरीज आ जाती है। शाबाश, ये अच्छा लफ्ज बोला आपने, सीरीज आ जाती है। इंट्रोड्यूस डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट टू डिफरेंशिएट फ्रॉम कंपेटिटर। और इसमें हो सकता है कि आप डिफरेंट वेरिएंट्स इस वजह से भी प्रोडक्ट के लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर सेगमेंट को आपने अट्रैक्ट करना है। आपने हाई इनकम के साथ साथ लो इनकम को भी टारगेट करना है। तो अब सिर्फ प्रोडक्ट्स में फीचर्स ऐड करने से तो वो नहीं बनेगी, उसमें चेंज जरूर आ जाएगी, लेकिन असल डिफरेंस क्या आएगा। जैसे फीचर्स क्या है, हमने सिविक में कहा जी रूफ टॉप, हमने कहा जी उसमें ऑटोमेटिक, ये उसके फीचर्स हैं। ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, हाइब्रिड, ये उसके फीचर। लेकिन ये प्रोडक्ट सिविक को अलग कर दिया, उसकी जगह फर्ज कीजिए कि हमने सिटी जो है वो एक वो डिफरेंट वेरिएंट है उसका, या समझ लीजिए कि डिफरेंट प्रोडक्ट है। तो कंपनीज क्या करती है, मैच्योरिटी स्टेज पे उसी प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत एडलेस करने की बजाय एक तरह से न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है, जो कि बेसिक उसका काम वही होगा, लेकिन वो एक एंटायरली समझ लीजिए डिफरेंट क्लास ऑफ कस्टमर्स के लिए इंट्रोड्यूस करवा दी। तो जब भी मैच्योरिटी स्टेज आती है, कंपनीज क्या करती है, उस एक प्रोडक्ट से डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकालती है, उसके डिफरेंट वेरिएंट्स। जैसे मोबाइल को आप आसानी से समझ आ जाएगी। मोबाइल में अब जो लोग फॉर एग्जांपल गेम्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए हो सकता है उसी के अंदर डिफरेंट ऐसा मॉडल लॉन्च है, वर्जन लॉन्च कर दिया जाए जिसमें गेमिंग प्रोसेसिंग एबिलिटी ज़्यादा है। जो कैमरे को ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें हो सकता है कैमरे का पिक्सल साइज ज़्यादा कर दिया जाए, ठीक है। और इसी तरह डिफरेंट नीड्स के हवाले से बेसिक मॉडल वही होगा, लेकिन उसके साथ वेरिएंट्स जो है वो ऐड होते जाएंगे। बेसिक प्रोडक्ट सेम। लास्ट डिक्लाइन में क्या करना है, फेज आउट प्रोडक्ट, आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट को फेज आउट करते रहना है।
वो वेरिएंट्स जो कि मार्केट में ज़्यादा सेल नहीं हो रहे उनको आप मार्केट से निकाल देते हैं। या रीफार्मुलेट प्रोडक्ट्स, अगर आपको लगे प्रोडक्ट्स में कमी बेशी करके चेंज करके इसको एक नई जिंदगी दी जा सकती है तो उसका फार्मूला चेंज कर दें। आपने बात देखा होगा इम्प्रूव्ड फार्मूला या न्यू फार्मूला, ठीक है। फार्मूला क्या होता है? बस वो कलर चेंज होता है, हमने जाके उसकी लेबोरेटरी में थोड़ी चेक करना होता है फार्मूला क्या बना रहे हैं। हमें कलर स्ट्रॉन्ग पेप्सी, उसमें क्या कोई पहले कोई नया केमिकल डालते होंगे? वही होंगे, वो थोड़ा बहुत शायद उन्होंने 1-आधा% ज्यादा कर दिया। तो रीफार्मुलेट प्रोडक्ट या फेज आउट, अगर आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में उसकी डिमांड नहीं रही, फेज आउट कर दें। और अगर लगता है कि उसका थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके आप रिवाइव कर सकते हैं, वो ट्राई कर लें। प्राइस इंट्रोडक्शन में, अच्छा इंट्रोडक्शन में इंटरेस्टिंगली 2 तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं। एक होती, ये डिपेंड करता है आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में कितना कॉन्फिडेंट हैं या आप अपनी प्रोडक्ट को कैसे परसीव करवाते हैं कस्टमर को। एक स्ट्रेटजी ये होती है कि स्टार्ट में आपकी प्रोडक्ट की प्राइस लो होनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर सके। और एक स्ट्रेटजी ये है कि स्टार्ट में आपकी प्रोडक्ट की प्राइस हाई होनी चाहिए। अगर तो आप एग्जिस्टिंग मार्केट में जंप लगा रहे हैं जिसमें ऑलरेडी डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आपकी प्रोडक्ट्स भी समझ लीजिए उसमें एक इजाफा है, आपको मार्केट में प्राइस कम रखनी पड़ेगी ताकि आप एग्जिस्टिंग कस्टमर को खींचे। यानी अगर आप एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी ग्रुप में जाते हैं, प्राइस रिड्यूस करनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी उसमें कंपेटिटर मौजूद है। इसको हम नाम देते हैं मार्केट पेनिट्रेशन का, जब हम प्राइस कम करके कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश। लेकिन मुझे यह बताइए, अगर स्ट्रेटेजिक स्पेस में आप गए हैं, आप प्राइस लो रखेंगे हाई रखेंगे? क्योंकि आपको पता है कि ये प्रॉफिटेबल सेगमेंट है ना, तो अल्टीमेटली इसमें प्रॉफिट देख के दूसरे लोग इसमें जरूर आएंगे। ये अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है। आपका दोस्त आपको कहे कि भाई मैं ऐसी जगह जॉब कर रहा हूं जहां मेरी सैलरी 6 लाख पर मंथ है, अगला सवाल आपका एक ही होगा, क्या कहां जॉब कर रहे हो, कहां 6 लाख पर मंथ मिल रहा है? और ये सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, एग्जैक्टली इसी तरीके से मार्केट में जहां पे इन्वेस्टर को प्रॉफिट नजर आ रहा होता है, ये कंफर्म है कि लोग उस मार्केट में एंट्री जरूर लेंगे। तो आप ये चीज ध्यान में रखें, कोई भी मार्केट ऐसी नहीं है जिसमें आप अकेले ही हो और दूसरों को आने से मना कर दे। सिर्फ गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि गवर्नमेंट लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट के जरिए से वो काम करने से मना कर दे लो, वरना प्राइवेट बिजनेस कोई सा भी हो, इवन पेटेंट भी आप करवा लेते हैं ना, कितने अरसे तक करवाएंगे? 8-10 साल तक। तो जो स्टार्ट में अगर आप न्यू मार्केट में है तो बताइए, अब आपको पता है कि कुछ अरसे के बाद कंपेटिटर ने आ जाना है, क्या करेंगे? हाई प्राइस, कि उनके आने से पहले पहले जितना आप मार्केट में से पैसा ले सकते हैं वो ले जाए। तो प्राइस इंट्रोडक्शन स्टेज पे हाई भी है, लो भी है। ये डिपेंड करता है कि आप न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं या एग्जिस्टिंग लेके आ रहे हैं, स्ट्रेटजी ग्रुप में है या स्ट्रेटजिक स्पेस में। अब ये आगे स्ट्रेटजी, अब देखिए हमने तो उस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना जो नहीं आ रही है। उन्होंने कहा सर अगर हम एग्जिस्टिंग मार्केट में आते हैं, मार्केट में न्यू मार्केट में एग्जिस्टिंग जो कंपेटिटर है वो आपस में कार्टेल बना लेते हैं और हमें रूल आउट करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाते हैं। वो बिल्कुल ये भी सिखाई जाएंगी आपको आगे चल के, लेकिन ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हैं? एग्जिस्टिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम तो ये न्यू कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं ना। एग्जिस्टिंग कंपनी कार्टेल बना के कह देती हैं कि जी हम न्यू कंपनी को मार्केट में एंटर नहीं होने देंगे, हम तो चले 2-3 जो आगे सो आगे, अब आइंदा किसी को हमने मार्केट में एंटर नहीं होने देना। ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए ये प्राइस, फिर इसके बाद ग्रोथ में क्या होगा? ग्रोथ में प्राइस अगर आपने पहले फर्ज कीजिए हाई रखी है, हाई रखिएगा, अगर तो पहले आपकी प्राइस लो थी ना, तो फिर जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती जाएगी आप प्राइस को इंक्रीज करते जाएंगे। लेकिन अगर आपने प्राइस पहले हाई रखी थी तो आहिस्ता आहिस्ता चूंकि कंपेटिटर्स के आने का वक्त होता जाएगा तो आप अपनी प्राइस को लो कर, इसको कहते हैं, इस स्ट्रेटजी को, लो प्राइस स्ट्रेटजी को कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन और या पेनिट्रेशन प्राइसिंग, और हाई प्राइसिंग को कहते हैं स्किमिंग।
स्कीमिंग प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग। मैच्योरिटी पे अब कंपैरेटर चूंकि ज्यादा, जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है कंपैरेटर्स आते जाते हैं। अब कंपैरेटर्स अगर आते जाएंगे तो आपकी प्राइस कम होती जाएगी। आपने अगर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की थी, प्राइस शुरू में अगर ज्यादा रखी थी, तो जैसे जैसे कंपैरेटर आते जाएंगे क्या होता जाएगा, प्राइस कम होती जाएगी। लेकिन अगर आप ही कंपैरेटर थे और आपने स्टार्ट में प्राइसिंग कम रखी है, तो जैसे जैसे अब ग्रोथ होती जाएगी, कस्टमर आगे तरफ आता जाएगा, क्या होगा, प्राइस ज्यादा होती जाएगी। और फिर मैच्योरिटी स्टेज पे प्राइस क्या होगी, मैच्योरिटी स्टेज पे क्योंकि कंपटीशन सबसे ज्यादा होता है, इंटेंस कंपटीशन है, तो यहां पे प्राइस भी आपको कंपेटिटिव रखना पड़ती है। और डिक्लाइन में प्राइसेस फिर लोअर, किस लिए, इन्वेंटरी को क्लियर करें। यह क्या करते हैं कि प्रोडक्ट फिर बाकी मार्केट के लिए डिसकंटिन्यू कर लेते हैं, सिर्फ नीश मार्केट के लिए। नीश का मतलब है स्पेसिफिक मार्केट, फोकस मार्केट। एक मार्केट का सेगमेंट फोकस करके उनको प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे, लेकिन वो हाई प्राइस पे होगी। यानी बजाय ये कि हर एक को एक तो अप्रोच ये होती है ना सेल करने की, भाई हर बंदे को सेल करे। अगर प्रॉफिट मेरा कम भी है लेकिन मैंने 10 लाख यूनिट सेल कर दिए, मेरा प्रॉफिट 1 रुपया भी है, वो 10 लाख बन जाएगा। ठीक है, ये पेनिट्रेशन है। लेकिन नीश मार्केट स्ट्रेटजी क्या होती है कि हमने बहुत ज्यादा कस्टमर को सेल नहीं करना, चंद एक कस्टमर को सेल करना है, लेकिन सेल हमने हाई प्राइस पे करना है। अच्छा, प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, अब प्लेस। अब आप बताते जाइए प्लेस में क्या समझते हैं आप। इंट्रोडक्शन स्टेज पे कितना, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ होती जाएगी। मैच्योरिटी पे स्ट्रेंथन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रेंथ करने का मतलब है एग्जिस्टिंग ही जो आपके आउटलेट्स है ना, उनको आप अपनी तादाद कैपेसिटी बढ़ाते जाए उनकी। और डिक्लाइन में विड्रॉ कर ले, लेकिन किस जगह से, सारी जगहों से विड्रॉ नहीं करना, लेस प्रॉफिटेबल से। प्रमोशन इंट्रोडक्शन स्टेज पे ये भी इजी है। पर्पस क्या है, प्रोडक्ट अवेयरनेस। ग्रोथ में ब्रांड प्रेफरेंस, ब्रांड यहां पे बिल्ड होता है। यहां पे आप सिर्फ बेसिक प्रोडक्ट, ये शैम्पू है जी, यहां पे नहीं हमारी कंपनी का, सिर्फ शैम्पू नहीं हमारी कंपनी का शैम्पू, ये है ब्रांड रिकॉग्निशन। फिर इसके बाद मैच्योरिटी पे कस्टमर को रिटेन करना है और ब्रांड को प्रमोट करना है। यहां पे असल मकसद कस्टमर को रिटेन करना है। डिक्लाइनिंग पे रिड्यूस कर देते हैं प्रमोशन। स्ट्रेटजीज टू एक्सटेंड प्रोडक्ट लाइफ, क्या प्रोडक्ट को एक्सटेंड किया जा सकता है, लाइफ करना चाहिए। स्ट्रेटजी, ये 3 स्ट्रेटजी आपको तकरीबन समझ लीजिए मार्केटिंग के हर क्वेश्चन में यूज करनी पड़ेगी। इनको समझ ले अच्छे तरीके से और इनको आपने सजेस्ट भी करना है केस स्टडीज के अंदर। मैच्योरिटी फेज को एक्सटेंड करना है, प्रोडक्ट लाइफ को एक्सटेंड करना है, कैसे करें, रीफॉर्मुलेट प्रोडक्ट, क्या मतलब, उसका डिजाइन, फीचर, पैकिंग, ये चीजें मॉडिफाई कर दे, रीफॉर्मुलेट। ठीक है, जब मैं चाइल्ड, अब तो पता नहीं क्या, एक साबुन होता था लाइफ बॉय, वो होता था रेड कलर में, नहीं लेकिन अब उन्होंने पैकिंग उसकी चाहिए, रीफॉर्मुलेट किया, पैकिंग चाहिए, वो होता था रेड कलर में। और ये जो दूसरे ब्यूटी सोप्स होते थे ना, ये होते थे कलरफुल, कोई वाइट है, कोई ग्रीन है, कोई पिंक है, इस ये होता था रेड। इसको कहा जाता था, मतलब ये ईंट है, मतलब ईंट भी रेड कलर में होती है। और इनकी एक एडवर्टीजमेंट भी ऐसी मैंने आपको शायद बताया था, वो एक ट्रेन पे टीम जा रही होती है, कोई क्रिकेट की टीम या वो नहीं फुटबॉल की टीम होती है, वो ट्रेन पे कहीं जा रहे होते हैं सफर में, वो उस साबुन से दिखाते हैं शुरू में और फिर सारी टीम नहा लेती है उस साबुन से, बाद में दिखाते हैं साबुन ऐसे का ऐसे। तो लोग कहते थे ये ईंट है, इसने कौन सा घुलना है, इसने वैसे का वैसे। फिर जब ये चीज जो उन्होंने अपनी तरफ से प्लस के तौर पे प्रेजेंट करने की कोशिश की थी, वो माइनस हो गई। हालांकि ये चीज वाकई प्लस थी, वरना आप देखिए जो हम ब्यूटी सोप ने पानी में रखे, थोड़ी देर के बाद देखो वो 5-10% तो वो 2-3 मिनट में ही घुल जाता है, वो नहीं घुलता था, प्लस पॉइंट था। लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं सक्सेसफुल साबित हुई। फिर इन्होंने क्या किया, उसके बाद काफी सालों के बाद उसका कलर चेंज कर दिया। अच्छा ऐसा करते हैं, डिजाइन चेंज करते हैं, कलर चेंज कर, पैकिंग चेंज, वो कलरफुल कर दिया उसको। अब उसको देख के वाकई ये परसेप्शन ऐसे आती है जैसे कि ब्यूटी सोप स्टाइल हो। मैं पहले लगता था मजदूरों वाला साबुन बाहर। तो अब सेल टू, हालांकि प्रोडक्ट असल में देखिए बेसिक प्रोडक्ट सेम होती है सारी, कोई फर्क नहीं होता।
ये टूथपेस्ट ये इस्तेमाल कर ले, वो इस्तेमाल करें, हमारी जाने भला हमारे अंदर मुंह में क्या चल रहा है। वो एक टूथपेस्ट क्या काम करता है, दूसरा टूथपेस्ट क्या काम, हमने जाके लेबॉर्टरी में चेक किया हुआ क्या? वो कोई ना कोई किसी को बुला लेते हैं, पता नहीं डॉक्टर भी होता है कि नहीं होता, वो आके कहते हैं कि जी ये इस्तेमाल करें। सेल टू दूसरा क्या है, एक है प्रोडक्ट को रीफॉर्मुलेट कर दें, डिफरेंट वर्जन ले आए, उसकी पैकिंग चेंज कर दें, प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज कर दें। दूसरा क्या है, सेल टू अनटैप्ड मार्केट, ये यहां पे भी किसी स्टूडेंट ने सजेस्ट किया था, अनटैप्ड मार्केट को सेल कीजिए जिसको पहले सेल नहीं किया हुआ। ठीक है, रिवाइज प्राइसिंग स्ट्रेटजी, डिस्काउंट्स वगैरह दे दीजिए आप ताकि आपकी सेल ज्यादा हो। जो कस्टमर हाई प्राइस पे अफोर्ड नहीं कर सकते, डिस्काउंट देंगे, लो प्राइस पे आपके प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल बढ़ जाएगी। लाइफ भाई क्लियर को समझ आया? तो आज के लेक्चर में हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के वाले से क्या सीखा, 3 अहम चीजें सीखी। क्या? उसकी स्टेजेस, कॉस्ट, स्ट्रेटजीज। क्या चीजें सीखी? स्टेजेस, कॉस्ट, स्ट्रेटजीज। क्या आप इस काबिल हैं कि आप किसी भी प्रोडक्ट के हर स्टेज में कॉस्ट कौन कौन सी होती है ये डिस्क्राइब कर सकें, और स्ट्रेटजी कौन कौन सी आप अप्लाई कर सकते हैं ये? कोई बात नहीं, अभी इस काबिल नहीं है, घर जाके पढ़ लीजिए, फिर भी इस काबिल नहीं होंगे पक्का है। लेकिन हाँ, एक चीज के बाद इंशाल्लाह जरूर हो जाएंगे, और केस स्टडी अटेम्प्ट करने का, क्योंकि केस स्टडी में जो एग्जांपल वो इंटरेस्टिंग होती है वो ज़हन में बैठ जाते हैं। वो आपको फिर सिखाएंगे कि आपने किस तरीके से इस मॉडल को अप्लाई करना है। प्राइस में अगर आप हाई प्राइस चार्ज करते हैं अपनी प्रोडक्ट की, इसे प्राइस स्कीमिंग कहते हैं। हाँ जी, इंट्रोडक्शन में प्राइस स्कीमिंग कहते हैं जी। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।